गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ग्रेविटेशन की बात हम लोग कर रहे थे। प्लैनेटरी मोशन हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। प्लैनेटरी मोशन के पीछे जो कॉज है वो कहीं ना कहीं ग्रेविटेशन है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में ही डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, ग्रेविटेशन हम लोग बेसिकली यूनिवर्स में लगने वाले फोर्स को कहते हैं। यूनिवर्स में बहुत सारे मासेस हैं, उन मासेस के बीच में ऑलवेज एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है। उसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशन के नाम से जानते हैं। और स्पेशली जो मासेस हैं, चाहे वो प्लैनेट्स हैं या छोटे मासेस हैं, उन सबको हम लोग देते हैं नाम क्या? ग्रेविटॉन। डियर स्टूडेंट्स, नो डाउट ग्रेविटॉन से ही ग्रेविटेशन बना है, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं उनके जो फील्ड पार्टिकल्स हैं उनको हम लोग कहते हैं ग्रेविटॉन। या मैं ऐसे कह सकता हूं कि मास जो है वो तो बेसिकली जो प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया है उसको एक्सप्लेन करने के लिए है, उसका मेजरमेंट है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हमारा पूरा यूनिवर्स ग्रेविटॉन से मिलकर के बना है। जैसे आप लोग अगर देखें तो हम किसी भी एटम की बात करते हैं, किसी चार्ज की बात करते हैं, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की बात करते हैं तो वहां पे हमारे जो फील्ड पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं एज वेल एज प्रोटॉन्स हैं। इसी तरह से जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे, ग्रेविटेशन की बात करेंगे, तो वहां फील्ड पार्टिकल्स होंगे ग्रेविटॉन। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? तो एक्चुअल में मास जो है वो तो इनर्शिया की प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए यूज होता है, जो बहुत ज्यादा कॉमन हो गया, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। हम हर बॉडी को कह देते हैं कि ये मास है। लेकिन देखो बच्चों, मास उसकी एक प्रॉपर्टी है, या प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया को मेजर करने का एक तरीका है मास को लेकर के। लेकिन जो फील्ड पार्टिकल्स हैं उनका नाम क्या है? ग्रेविटॉन है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां हम लोगों ने दिया हुआ है ग्रेविटेशन इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां से मुझे ये समझना होगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं वो ऑलवेज नेचर में अट्रैक्टिव होते हैं। तो हमने यहां स्पेसिफाई किया हुआ है ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज। तो जहां हम लोग यूज कर रहे हैं बॉडीज, तो यहां पे हमें यूज करना चाहिए ग्रेविटॉन। ग्रेविटॉन, तो ग्रेविटॉन्स आर फील्ड पार्टिकल्स। तो बॉडीज कॉमन वर्ड है, हम लोग आसानी से समझ लेते हैं। लेकिन यहां बॉडीज की जगह हमें क्या लिखना चाहिए? ग्रेविटॉन लिखना चाहिए इन द यूनिवर्स। ये यूनिवर्स में कहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट पैरा की बात मैं करता हूं। ग्रेविटेशन इज अ वीकेस्ट फोर्स। देखिए, ग्रेविटेशनल जो फोर्सेस हैं इनकी नेचर की बात हम लोग करें तो नेचर में, यूनिवर्स में सबसे कमजोर फोर्स होते हैं, वीकेस्ट फोर्स होते हैं। कौन से? ग्रेविटेशनल फोर्सेस। हाउएवर इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स। अब चूंकि ये हर जगह काम करता है, एवरीवेयर काम करता है, तो ये नेचर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। देन आफ्टर वी आर गोइंग टुवर्ड्स व्हाट? यूनिवर्स के कंट्रोल के बारे में। देखिए, सन के चारों तरफ अर्थ पूरा चक्कर लगा रही है, अर्थ के चारों तरफ मून पूरा चक्कर लगा रहा है। ये सब एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाउंडेड हैं। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो निश्चित रूप से हम लोग यूनिवर्स का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं ले सकता। अगर यूनिवर्स की पॉसिबिलिटी है तो वो कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से ही है। तो हमने यहां पे आगे दिया भी है डियर स्टूडेंट्स, ये वीकेस्ट फोर्स है, इंपॉर्टेंट फोर्स है, और जो बर्थ ऑफ स्टार है, बर्थ ऑफ प्लैनेट्स है, कंट्रोलिंग ऑफ यूनिवर्स है, उन सब में ग्रेविटेशनल फोर्सेस का एक अहम रोल है, बड़ा रोल है। देन आफ्टर डियर स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन ग्रेविटी। एक्चुअली व्हाट इज ग्रेविटी? देखिए, अगर मैं अर्थ को एक स्पेशल केस में ले लूं, या पर्टिकुलर अर्थ का एक केस ले लूं, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होंगे उन्हें मैं क्या कहूंगा? ग्रेविटेशनल फोर्सेस ड्यू टू अर्थ, और एक नया नाम दूंगा, दैट इज ग्रेविटी। मैं यहां डिफाइन करता हूं। ग्रेविटी इज अ स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन इफ वन ऑफ द अट्रैक्टिंग बॉडी इज द अर्थ। यानी अर्थ को अगर मैं यहां पे एक बॉडी कम से कम जरूर लूं बिटवीन टू बॉडीज, तो मैं उसको नाम दे दूंगा ग्रेविटी।
मैं फर्दर एक बार डिफाइन करना चाहूंगा, ग्रेविटी इज अ स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस व्हेनेवर वन बॉडी इज अर्थ। मान लीजिए मैं एक अर्थ कंसीडर कर लेता हूं, दूसरा कोई भी प्लैनेट ले सकता हूं, कोई दूसरी छोटी बॉडी ले सकता हूं। तो अब अगर मैं फोर्स को एक्सप्लेन करता हूं अर्थ के साथ में, तो उसको एक स्पेशल नाम देता हूं, दैट इज ग्रेविटी। देन आफ्टर डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग फॉर व्हाट? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए, नो डाउट अगर मैं फोर्स की बात कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं फोर्स का जो एक्सप्लेनेशन है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के साथ है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब मैं ग्रेविटी की बात करूंगा, ग्रेविटेशनल फोर्सेस की बात करूंगा, तो जो भी एक्सेलरेशन मेरा इफेक्ट में आएगा उसी एक्सेलरेशन को मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहूंगा। हालांकि इसकी दूसरी डेफिनेशन मैं और दे सकता हूं, व्हेन ए बॉडी फॉल फ्रीली टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर कोई बॉडी अर्थ की सरफेस की तरफ फ्रीली फॉल करती है तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूअसली बढ़ती चली जाती है। जब नीचे की तरफ बॉडी आएगी तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, इसका मतलब एक्सेलरेटेड मोशन है। और जो एक्सेलरेटेड मोशन है तो उसका कुछ न कुछ एक्सेलरेशन जरूर होगा। जो भी एक्सेलरेशन होगा इस पर्टिकुलर केस में, उसे मैं कहूंगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। इवन दैट अगर मैं F इक्वल्स टू ma को थोड़ा मॉडिफाई करूं इन सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस, तो आई मे राइट हियर F इक्वल्स टू m into g. Now I may compare g have the same, g stand for acceleration due to gravity. G have the same dimensions of acceleration, same units of acceleration. बस एक्सेलरेशन का एक स्पेशल काइंड है। कौन सा स्पेशल काइंड है? जिसमें कोई भी बॉडी अर्थ की तरफ अगर फ्री फॉल करती है तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन डेवलप होता है उसी एक्सेलरेशन को हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने शुरुआत की थी ग्रेविटेशनल फोर्सेस से, जो कि यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट था। उस यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट में से थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन किया हम लोगों ने, अर्थ को सेंटर मान लिया, अर्थ के रेस्पेक्ट में ग्रेविटेशनल फोर्सेस की बात की, तो उनको नाम दे दिया हम लोगों ने क्या? ग्रेविटी। अब इसके अंदर भी जो एक्सेलरेशन है, किसकी वजह से? इस ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी क्या है? फोर्स है। किसके द्वारा लग रहा है? अर्थ के द्वारा लग रहा है। किसके ऊपर लग रहा है? किसी भी बॉडी के ऊपर जो अर्थ के चारों तरफ है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन डेवलप होगा उस एक्सेलरेशन को हम लोग क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहेंगे। यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के पीछे जो बेसिक रीजन है वो है अर्थ के द्वारा बॉडी पर लगाया गया फोर्स। डियर स्टूडेंट्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल g से हम लोग डिनोट करेंगे और स्मॉल g की जो डायरेक्शन होगी वो ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ होगी। मान लीजिए ये अर्थ है, मैं अगर यहां खड़ा हूं और ये अर्थ का सेंटर है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस तरफ होगी। अगर मान लीजिए मैं यहां खड़ा हूं और सेंटर ऑफ अर्थ ये है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी? टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ होगी। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग बात करना चाहेंगे, तो ये क्या कहता है? इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास, साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किसी बॉडी के ऊपर लग रहा है, एक तो हमने अर्थ कंसीडर कर रखी है, मान लीजिए दूसरी बॉडी मैंने यहाँ पे कोई छोटी ये कंसीडर कर रखी है, इसकी कोई भी शेप हो, कोई भी साइज हो, कितना भी इसका मास हो, इसके मास साइज के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड नहीं करेगा। यानी आपके अकॉर्डिंग कोई लेस मास वाली बॉडी है, हाई मास वाली बॉडी है, बिग मास वाली बॉडी है, सबके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा एक जैसा लगेगा और उसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होगी। डियर स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यूज की बात करें हम लोग कंप्यूट कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं डायरेक्टली आपको डिस्कस करना चाहूंगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ की सरफेस पर। देखिए, अर्थ की सरफेस पर मैं कोई भी पॉइंट ले सकता हूं। अब अर्थ से बहुत ज्यादा दूर चले जाते हैं तो नो डाउट जो
ग्रेविटी है उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं कहां, सरफेस ऑफ अर्थ की, और सरफेस ऑफ अर्थ पे भी कहां की, सी लेवल की, जहां समुद्र का तल है। जस्ट लाइक मैं गोवा में जाके बात कर सकता हूं, मैं बॉम्बे में बात कर सकता हूं, कैलकाटा में बात कर सकता हूं, यानी कोई भी अगर मेरा सी शोर है, समुद्र का किनारा है, तो वहां जो वाटर सरफेस है उस सरफेस पर अगर मैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की बात करता हूं तो एसआई यूनिट सिस्टम में ये होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग कंप्यूट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं अर्थ की सरफेस यानी सी लेवल से ऊपर जाता हूं तब भी जी की वैल्यू कम हो जाएगी, और अर्थ में गड्ढा खोद करके अर्थ के सेंटर की तरफ चलता हूं तब भी जी की वैल्यू कम हो जाएगी। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखी है, दैट इज द हाईएस्ट वैल्यू। अर्थ के केस में हम लोग बात कर रहे हैं, अर्थ की ही ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं होती। अब पीछे बैठे हुए बच्चे सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि सर हम तो जब न्यूमेरिकल करते थे 9th में तो जी की वैल्यू 10 दे रखी होती थी। डियर स्टूडेंट्स, अर्थ के सिनेरियो में जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहीं भी नहीं होती, लेकिन आपके क्वेश्चंस की कैलकुलेशन आसान हो जाए, सिंपल हो जाए, इसलिए वहां पे हम लोग एज्यूम कर लेते थे, लैट करते थे कि जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं यही कैलकुलेशन किस में करता हूं, एफपीएस में, फुट पाउंड सेकंड, ये भी हमारा एक यूनिट सिस्टम है, तो ये मेरे को मिलती है 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका कंसर्न हम लोगों को बहुत ज्यादा नहीं है, जस्ट फॉर ए शेक आपको यहां बताया है, लेकिन जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम लोगों को याद रखनी चाहिए। देन आफ्टर आई वुड लाइक टू स्टेट व्हाट इज वेट। ये वेट क्या है? डियर स्टूडेंट्स, सब पढ़ते चले आ रहे हैं। W इक्वल्स टू mg। एग्जैक्टली mg क्या है? m तो मास है, g क्या है? एक्सीलरेशन है। तो ये mg ओवरऑल क्या हुआ? फोर्स हुआ। इसी तरह से वेट क्या हुआ? ऑलवेज एक फोर्स हुआ। तो अगर मैं किसी बॉडी के वेट की बात करता हूं, इट मींस इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी। वेट की अपनी डायरेक्शन होगी, वेट की डायरेक्शन होगी किधर होगी? जिधर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन है, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या है? ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। तो बच्चों, जो वेट होता है, किसी भी बॉडी का जो वेट होता है वो फोर्स होता है, फोर्स की ही डायमेंशंस रखेगा, फोर्स की ही यूनिट न्यूटन रखेगा, और इसकी डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ होगी। आई होप सो वेट आपको क्लियर हो गया होगा। डियर स्टूडेंट, जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से ऊपर या नीचे जाते हैं तो इस g की वैल्यू चेंज होती चली जाती है। अब g की वैल्यू चेंज होती चली जाती है तो ऑब्वियसली वेट भी चेंज होता चला जाएगा। तो किसी भी बॉडी का जो वेट है वो कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, वो डिपेंड करता है इस बात के ऊपर कि उसके ऊपर लगने वाला ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कितना है। जबकि मास की बात अगर मैं करता हूं डियर स्टूडेंट्स, तो मास एक यूनिवर्सल क्वांटिटी है पूरे यूनिवर्स में, यानी अर्थ पे हर जगह, अर्थ के बाद मून पे चले जाओ, जुपिटर पे चले जाओ, सन पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, बॉडी का जो मास है वो कांस्टेंट रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होता। आई होप सो अब आप मास और वेट में डिफरेंशिएट भी कर पाएंगे। प्योरली वेट इज अ फोर्स which is a vector quantity and direction of weight is always towards the center of earth. I hope so क्लियर हो गया होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, जब आप न्यूमेरिकल्स करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, तो कई बार थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? कि वो मास को भी वे कहता है और वेट को भी वे कहता है। तो बच्चों, ये बुक्स की गलती हो सकती है, इंग्लिश लैंग्वेज की गलती हो सकती है, लेकिन हम लोग इसको कैसे सुधारेंगे? हम लोग यूनिट देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों? यूनिट देखेंगे। तो अगर मास है तो मास की यूनिट तो सब लोग जानते हैं, किलोग्राम होगी या ग्राम होगी, समझ गए। लेकिन अगर एक्चुअल में वो वेट है, क्या है? वेट है, तो वेट की जो यूनिट है वो या तो न्यूटन होगी, या तो डाइन होगी, या तो kgWt ऐसे लिखा होगा, या तो kgf लिखा होगा, या तो gf लिखा होगा, या तो gwt लिखा होगा।
डियर स्टूडेंट्स वेट के लिए ये सारी की सारी यूनिट्स हो सकती हैं। और यही नहीं, वेट की यूनिट की अगर मैं एक बात और करूं, इसको प्योरली ओपन करके लाऊं SI सिस्टम में, तो ये होगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स ये रेड से मैंने जितनी भी यूनिट लिखी है, अगर ये यूनिट आपको कहीं भी मिलती है तो आप सीधे समझ लीजिए दैट इज वेट, अदरवाइज तो दैट इज मास। तो बच्चों क्वेश्चन करते समय विशेष रूप से हमें वेट और मास में डिफरेंशिएट करने के लिए यूनिट्स को कंसीडर करना है। ये सारी की सारी यूनिट्स जो है वो वेट की हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो यूज होती है वो न्यूटन यूज होती है या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज होती है। तो ये दोनों ही यूनिट्स हैं जो वेट के लिए ज्यादातर यूज होती हैं। तो आई होप सो अब आप गड़बड़ नहीं करेंगे न्यूमेरिकल्स करते समय वेट और मास में। आगे देखेंगे तो वेट इक्वल्स टू m इंटू जी लिख भी रखा है, लेकिन आपको इसमें क्या करना चाहिए, वेट के ऊपर भी एक वेक्टर का साइन लगाना चाहिए और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के ऊपर भी वेक्टर का साइन लगाना चाहिए। आई होप सो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे डियर स्टूडेंट्स मैं वेक्टर रोटेशन की बात जैसे कर रहा था, तो यहां पे दे रखा है, आपने देख लिया। अब मैं एक छोटा सा यहां कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहूंगा अर्थ और मून को लेकर के। देखिए हमारे इस डायग्राम में यहां पे क्या दिखा रखा है, अर्थ को दिखा रखा है, और इससे दूर क्या दिखा रखा है, मून दिखा रखा है। तो प्लैनेटरी मोशन को मैं यहां पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा बच्चों। ये अर्थ है ऑलमोस्ट स्फेरिकल, हम लोग इसको मान लेते हैं। अर्थ के सेंटर से मून के सेंटर तक जो भी मेरा डिस्प्लेसमेंट है, मिनिमम डिस्टेंस है, मैंने उसको आर कहा हुआ है। अब सब जानते हैं कि मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो ऑब्वियसली इलिप्टिकल या सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाएगा। टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ जो एक्सेलरेशन लगेगा उसे हम लोग बोलते हैं AC, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ, या मैं इसको कह सकता हूं सेंटीपीटल एक्सेलरेशन, अर्थ के सेंटर की तरफ लगने वाला एक्सेलरेशन। दूसरी तरफ मून की वेलोसिटी जो है वो निश्चित रूप से ये जो रेडियस वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर होगी, तो इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, एक सेंटीपीटल फोर्स लगेगा। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो तो लगता है बाहर की तरफ, और ये क्या होता है बच्चों, ये बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स होता है mv²/r, और अंदर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो होगा कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो डियर स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला 9 से पढ़ते आ रहा है, बाद में हम लोग इसको और एलोबरेट करेंगे, लेकिन अभी लिख सकते हैं F = कैपिटल G, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ मून ओवर जो भी डिस्प्लेसमेंट था इसका स्क्वायर। तो किसी भी प्लैनेटरी मोशन के लिए हम लोग ये कॉन्सेप्ट लेके चले हैं कि सेंटीपीटल फोर्स जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होता है। वही चीज मैंने आपको यहां लिख के दिखाई है। अब कुछ चीजें हम यहां ऐसे ही जस्ट फॉर ए शेक जानना चाहेंगे। क्या जो टाइम पीरियड होता है मून के रिवॉल्यूशन का वो होता है 27.3 डेज। अगर मैं इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो एक दिन में 86400 सेकंड होती हैं। आप चाहें तो इसको याद भी कर सकते हैं, चाहें तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा, सब जानते हैं हम, 1 डे = 24 आवर 60 मिनट 60 सेकंड। अब कोई बच्चा थोड़ा और इसको सही करना चाहता है तो 23 घंटे 56 मिनट। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? तो डियर स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेट हम करते हैं तो ये हमारा निकल के आता है 86400। तो इस तरह से जो मून का पीरियड ऑफ रोटेशन है वो है 27.3 डेज। तो इसी के बेसिस पे हमने ल्यूनर मंथ की भी बात की थी पिछली क्लास में, आपको याद हो गया होगा। तो दैट इज अ टाइम पीरियड। अगर मेरे को ये वेलोसिटी कंप्यूट करनी है, वेलोसिटी निकालनी है, तो मैं बड़े आराम से निकाल सकता हूं कि भैया एक पूरा चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है वो मेरे पास दे रखा है, और अगर मुझे इसका रेडियस पता लग जाए सेंटर टू सेंटर तो निश्चित रूप से 2πr ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एक पूरे चक्कर में। तो मैं यहां पे वेलोसिटी इक्वल्स टू मेंशन कर सकता हूं सर्कमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट ओवर ऑर्बिटल पीरियड।
तो ऑर्बिटल पीरियड है मेरा 27.3 डेज, जिसको मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर रखा है। सर्कमफ्रेंस की बात करूंगा तो सिंपल सा मैं प्लेस करूंगा यहां पे 2 पाई आर ये रहा। तो डियर स्टूडेंट्स यहां से मैं ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाल के दे सकता हूं, जिस वेलोसिटी से मून चक्कर लगा रहा है वो कैलकुलेट कर सकता हूं। तो हम लोगों ने यहां पे निकाल रखा है, दैट इज 1.02 into 10⁻³ मीटर पर सेकंड। अब सेंटीपीटल एक्सीलरेशन भी हम लोग निकाल सकते हैं। इससे कैसे निकाल सकते हैं? AC = v²/r। डियर स्टूडेंट्स ये कोई नया फार्मूला नहीं है, हो सकता है आपको थोड़ा अजीब लग रहा हो, मैं इसको थोड़ा एलोरेट करता हूं। अभी 2 मिनट पहले ही हम लोग डिस्कस करके चुके हैं कि टुवर्ड्स सेंटर जो फोर्स लगता है उसे हम लोग सेंटीपीटल फोर्स कहते हैं। इसको काउंटर करने वाला जो फोर्स होता है उसे सेंटीफिगल फोर्स कहते हैं। और सेंटीफिगल फोर्स हमारा था mv²/r, जिसको बैलेंस कर रहा था सेंटीपीटल फोर्स, दैट वाज gm/r²। आपको याद हो गया होगा डियर स्टूडेंट्स। तो अब मैं अगर यहां से क्या करना चाहता हूं, इसको फोर्स की वैल्यू नॉर्मल ma के बराबर प्लेस करता हूं, तो दैट इज mv²/r। m से m कैंसिल आउट हो जाएगा और एक्सीलरेशन जो है वो मेरे को v²/r मिलेगा, जो मैंने यहां डायरेक्टली फॉर्मूले में यूज कर रखा है। तो डियर स्टूडेंट्स v हमने ऊपर से निकाली थी, रेडियस यहां पे डाल देंगे तो ये एक्सीलरेशन आ जाएगा मून के ऊपर जो लग रहा है। तो अब इसको मैं अगर कंपेयर करूं किसके साथ में, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के साथ में, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी। तो डियर स्टूडेंट्स नो डाउट 9.8 जो वैल्यू थी उसके कंपैरेटिवली ये काफी कम आता है, ये बहुत कम आता है। तो ये कंपैरिजन एक करके हम लोगों ने दिखा दिया था। अगर मान लीजिए बीच में कोई बॉडी है तो ऑब्वियसली वो अर्थ की तरफ आएगी, मून की तरफ नहीं आएगी। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? मून की तरफ अगर वो बिल्कुल ही मून के नजदीक है, मैंने अभी यहां भी डिस्कस किया था कि जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, चाहे वो मून के केस में हो, अर्थ के केस में हो, वो जैसे जैसे हम सरफेस से ऊपर उठते हैं तो कम होती चली जाती है। तो नो डाउट अगर मैं अर्थ और मून के बीच में बात करता हूं तो एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पर अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल मून के ग्रेविटेशनल पुल को बैलेंस कर रहा होगा, इक्विलाइज कर रहा होगा, न्यूट्रलाइज कर रहा होगा। समझ गए? अब उस पॉइंट से अगर कोई बॉडी मून की तरफ है तो वो मून की तरफ ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, अगर उससे कोई बॉडी अर्थ की तरफ है तो वो अर्थ का फोर्स ज्यादा एक्सपीरियंस करेगी। अल्टीमेटली उसका जो मोशन है वो भी उस फोर्स की इंफ्लुएंस में हो जाएगा। तो डिस्टेंस ये कॉन्सेप्ट था हमारा, लेकर के अर्थ और मून सिस्टम को हमने वहां कंपैरिजन करने की बात की। अब आगे बढ़ना चाहेंगे, हम कुछ चीजें और देखना चाहेंगे, दैट इज न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, बस आज उसको हमने नाम दिया है या उसके नाम से पढ़ना है। न्यूटन ने चूंकि इसकी खोज की थी तो इसलिए न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम कहते हैं। यूनिवर्सल वर्ड लगा है, इसका मतलब यह है कि ये जो लॉ है यूनिवर्स में हर बॉडी के लिए हर जगह पर एप्लीकेबल होगा। तो डियर स्टूडेंट्स क्या लॉ है? प्योरली एक्सपेरिमेंटल लॉ है। इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन अगर हम देखें तो केपलर्स थर्ड लॉ से हम लोगों ने कर रखा है इसको। बाकी न्यूटन ने क्या कहा था समझिए। न्यूटन कहते हैं कि मान लीजिए उनके पास ये दो मास हैं जिनको एक्चुअल में ग्रेविटॉन कहा जाना चाहिए या ग्रेविटॉन है। मासेस है m1 एंड m2। SI सिस्टम की बात करेंगे तो m1 kg एंड m2 kg। इन दोनों के बीच में सेंटर टू सेंटर, ध्यान रहे क्या, सेंटर टू सेंटर जो डिस्प्लेसमेंट है वो r है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, जो फोर्स है दोनों बॉडीज के बीच लगने वाला वो दोनों मासेस के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एज वेल एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा r स्क्वायर के, वेयर r इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन सेंटर्स ऑफ दीज टू मासेस या ग्रेविटॉन्स। डिस्टेंस इन दोनों को अगर हम रिजेंबल कर देते हैं तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 ओवर r स्क्वायर आता है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैसे निकालते हैं? डिफरेंट बॉडीज हम लोगों ने ले ली, डिफरेंट टाइम पर उनके बीच में लगने वाले फोर्स की बात की, हमेशा कैलकुलेशन की, तो क्या निकला? एक कांस्टेंट निकल के आया
दैट इज टर्म्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डियर स्टूडेंट्स। इसी फॉर्मूले से हम कैपिटल जी के बारे में बात करना चाहेंगे। जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसके आगे भी यूनिवर्सल इसलिए लगा हुआ है कि पूरे यूनिवर्स में एक जैसा रहता है, समान रहता है। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूं डियर स्टूडेंट्स, तो नो डाउट जी यूनिवर्सल है, मास यूनिवर्सल है, मास यूनिवर्सल है, बचा क्या एफ और आर स्क्वायर। नो डाउट फोर्स जो है किन्हीं भी दो ग्रेविटॉन्स के बीच में डिपेंड करता है कि उनके बीच डिस्प्लेसमेंट कितना है। दैट इज द कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे। आगे जो डेफिनेशन दे रखी है वो कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की ही दे रखी है, वेयर जी इज अ कांस्टेंट कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर इसको कंप्यूट करना चाहते हैं तो कंप्यूट करना बहुत आसान सा काम है डियर स्टूडेंट्स। यहां से आप लोगों को एक नई बात भी पता लगने वाली है। अगर आप किसी भी नई चीज की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, फॉर्मूले में आप बाकी सब चीजों को यूनिटी एज्यूम कर लो। आप ये मान लो कि m1 जो है ये 1 किलोग्राम का है। आप ये मान लो या लेट कर लो कि m2 1 किलोग्राम का है। इन दोनों मासेस के बीच सेंटर टू सेंटर जो डिस्प्लेसमेंट है वो 1 मीटर है। अब डियर स्टूडेंट्स आपने सब कुछ 1 1 ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू जी 1 इंटू 1 ओवर 1 का स्क्वायर। अब ये तो 1 ही हो गया, तो देखो F इक्वल्स टू जी आ गया। इस तरह से मैं क्या कर सकता हूं, किसी भी नई क्वांटिटी को डिफाइन कर सकता हूं। तो ये डिफाइन देने का एक नया तरीका आई होप सो आप लोग आज सीख रहे होंगे। तो आपने यहां पे दो मास ले लिए जो दोनों 1-1 किलोग्राम के थे। दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपने 1 मीटर ले लिया। तो निश्चित रूप से जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। यूनिट और डायमेंशन मत कह देना, यहां पे मैग्नीट्यूड का साइन लगाना ज्यादा अच्छी बात है, आपको लगाना चाहिए। तो यहां से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं डियर स्टूडेंट्स। The universal gravitational constant is equal to the force of attraction between two bodies of unit mass। मैंने अभी यहां पे 1 किलोग्राम लिया था तो इसको कहा है यूनिट मास। Each and placed unit distance, इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 1 मीटर लिया था तो इस चीज को लिख दिया and placed unit distance apart in SI यूनिट सिस्टम। अब चूंकि SI यूनिट सिस्टम हमारा ग्लोबलाइज है, इसी के बारे में हम लोगों को हमेशा बात करनी होती है, तो हमने यहां भी SIU सिस्टम की यूनिट ली है, ये भी SIU सिस्टम की यूनिट ली है और नो डाउट R को भी SIU सिस्टम में हम लोगों ने कंसीडर किया है। तो जो G हमारा निकल के आएगा, F निकल के आएगा, वो भी SIU सिस्टम में ही निकल के आएगा। तो इस तरह से हम लोग ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर सकते हैं फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा बच्चों। यहां से देखिए डायमेंशंस और यूनिट्स हमने निकाल रखी हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आपके एग्जाम में 100% आना ही आना है। डिपेंड करता है कितने मास का आएगा। देखिए मैंने यहां से लिखा F इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 ओवर r स्क्वायर। मैं अगर G को सेपरेट करता हूं तो दैट इज F r स्क्वायर ओवर m1 m2। अब कोई बच्चा ये मत कहना कि ऊपर से नीचे आते आते ये m1 m2 बड़े से छोटे कैसे हो गए, ये दोनों ही एक ही है बच्चों, नॉर्मली बस राइटिंग का थोड़ा फर्क है। ऊपर आप स्मॉल ले लो, नीचे भी स्मॉल ही है। अब देखिए मैं यहां से यूनिट्स की बात करूं तो फोर्स के लिए न्यूटन होता है, डिस्टेंस के लिए मीटर स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज ऑफ आर स्क्वायर है। यहां पे किलोग्राम है, यहां पे भी किलोग्राम है तो किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो यूनिट्स हैं वो ये आ जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी ही जाएंगी और ये हमने यहां निकाल के दे रखा है SI सिस्टम में, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स इसी तरह से मैं डायमेंशंस की बात कर सकता हूं। डायमेंशंस भी मेरे को निकालना आना चाहिए। फोर्स की डायमेंशन होती है क्या, MLT-2। डिस्टेंस के लिए L होती है तो L2 हो गया और मास के लिए M होती है तो अपॉन में M2 हो गया। अब मैं अगर इनको क्या करता हूं, कंप्यूट करता हूं, तो ये भी स्मॉल कैपिटल M ले लीजिए। तो अगर मैं इनको कंप्यूट करता हूं दैट इज M-1 L3T-2। ये दोनों ही एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इनमें से कोई एक जरूर पूछा जाएगा।
सीजीएस यूनिट सिस्टम में निकालना चाहते हैं तो बच्चों ये निकाल सकते हैं। अब मैग्नीट्यूड की बात है तो वी में कंप्यूट इट एसआई यूनिट सिस्टम में यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू है, जिसको हमेशा कैपिटल जी से लिखेंगे। यहां नोटेशन की भी बात है, कैपिटल जी और स्मॉल जी में आप डिफरेंशिएट करते ही रहेंगे हमेशा। आपने कैपिटल एम लिया, स्मॉल एम लिया, कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन आप कैपिटल जी की जगह पे स्मॉल जी कभी भी नहीं ले सकते। स्मॉल जी इज असाइंड फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन and capital G is always assigned for universal gravitational constant. Getting the concept of कैपिटल G यूनिवर्सल है, हमेशा एक ही वैल्यू रहेगी, ये दे रखी 6.67 into 10⁻11, जबकि स्मॉल g जो है वो यूनिवर्सल नहीं है, वो टाइम टू टाइम प्लेस टू प्लेस वेरी कर सकती है। तो ये दोनों में अंतर है। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर कोई बच्चा ये कहता है कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस इतने कमजोर क्यों होते हैं, तो यहां से एक मैनिपुलेटेड आंसर दिया जा सकता है कि जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जो प्रोपोर्शनलिटी में आता है, उसकी वैल्यू बहुत छोटी है साहब, -11 ऑर्डर का है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्सेस काफी कमजोर होते हैं। तो ये एक आंसर आप लोग दे सकते हैं अगर आपसे गलती से कोई पूछ ले कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो है वो इतने कमजोर क्यों हैं। तो देखो बच्चों, नेचर में, यूनिवर्स में अगर कोई फोर्स कमजोर है तो है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। कोई स्ट्रांग है तो है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, बस हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकते हैं। तो यूनिवर्स में सबसे कमजोर फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्सेस, और सबसे मजबूत फोर्स है क्या बताइए? स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस दो तरह के होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस के बाहर, एक होता है न्यूक्लियस के अंदर। तो जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, जबकि न्यूक्लियस के बाहर जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं वो कंपैरेटिवली काफी कमजोर होते हैं। और सबसे कमजोर कौन है? सबसे कमजोर है ग्रेविटेशनल फोर्सेस। आई होप सो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, डिस्क्रिमिनेट हो गया होगा। अब वेक्टर फॉर्म ऑफ द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जैसे हम लोग करते हैं अभी। हाँ बिल्कुल, इसमें क्या लिखा हुआ है? ग्रेविटेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको सही कर देता हूं बच्चों। ये हमारे टाइपराइटर महोदय हैं, कभी कभी छोटी मोटी मिस्टेक कर जाते हैं, तो वी विल रिमूव इट। आपको नोट्स में सही मिलेगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। चलिए, तो वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, कैसे है, ये जरा समझते हैं बच्चों। अब देखिए, अब तक तो सब आसान आपको लग रहा होगा, लेकिन अब थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने ग्रेविटेशन को वेक्टर्स को अभी तक नहीं पढ़ा है। कोई बात नहीं, अब पढ़ लेते हैं। अगेन मैंने एक पॉइंट मास कंसीडर किया m1 जो a पे रखा हुआ है, दूसरा पॉइंट मास कंसीडर किया जो पॉइंट b पर रखा हुआ है। इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैंने r कहा। अब डियर स्टूडेंट, नो डिस्प्लेसमेंट है, r है, तो वेक्टर क्वांटिटी होगी। इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स की मैं बात करूंगा तो मैग्नीट्यूड तो मुझे पता है, F इक्वल्स टू व्हाट? कैपिटल G m1 m2 ओवर r स्क्वायर। लेकिन बच्चों अब इस फोर्स की डायरेक्शन देनी होगी। तो देखिए जरा, मैं पहले डायग्राम के ऊपर ही मेंशन करता हूं। यहां मैंने लिखा हुआ है F12 और इसकी डायरेक्शन दे रखी है इस एरो हेड से, और ये एरो हेड इंडिकेट करता है मास m2 के सेंटर को। मैं इसको पढ़ूंगा कैसे? फोर्स एक्सपीरियंस बाई वन जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। फोर्स एक्सपीरियंस बाई वन ड्यू टू 2। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास 2। इसी तरह से फोर्स एक्सपीरियंस बाई टू बॉडी या सेकंड बॉडी ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू फर्स्ट बॉडी F21। डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास m1। डियर स्टूडेंट्स, अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स की बात करूं तो मैं क्या कह सकता हूं? दैट इज r12, दैट इज r21। इसको मैंने क्या कहा है? r12 ए यूनिट वेक्टर फ्रॉम a टू b। यहां डायरेक्शन क्लियर है,
ए से बी की तरफ जो वेक्टर होगा उसको मैंने कहा है R12। इसी तरह से जो वेक्टर बी से ए की तरफ होगा उसे मैंने कहा है R21। यहां लिखा भी है ए यूनिट वेक्टर फ्रॉम बी टू ए, बी से शुरू हुआ ए पे खत्म हुआ, दैट इज व्हाट R21। अब स्टूडेंट्स इसके टर्म्स में अगर मैं बात करना चाहूं तो मेंशन कर देता हूं वेक्टर नोटेशन में कैसे होगा जरा देखिए। ये तो मैंने F12 और F21 को यहां डिफाइन किया हुआ है। मैं आता हूं इस पॉइंट पर जो मुझे एक्सप्लेन करना है, कैसे इस चीज को मेंशन किया हुआ है जरा देखने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली F12 इज इक्वल्स टू माइनस का साइन है, कोई बताएगा किस लिए माइनस का साइन है बच्चों? अट्रैक्शन की वजह से जितने भी अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं उन सबको हम एक माइनस का साइन जरूर देते हैं। जो भी रिपल्सिव फोर्स होते हैं उनको हम लोग प्लस का साइन देते हैं, या कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं होती। अंडरस्टूड होता है, कोई साइन नहीं है इसका मतलब पॉजिटिव होगा। अब कोई बच्चा ये नहीं कहेगा न्यूट्रल फोर्स, न्यूट्रल फोर्स कोई नहीं होता, या तो वो अट्रैक्टिव होगा या तो रिपल्सिव होगा। तो ये माइनस का साइन है अट्रैक्शन की वजह से। कैपिटल जी m1 m2 ओवर r स्क्वायर। अब अगर मैं इसको देखता हूं बच्चों तो इसमें पूरे में कोई भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, जबकि फोर्स मेरा क्या है? वेक्टर है। इसलिए मैं क्या करता हूं, यहां पर एक यूनिट वेक्टर से, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। तो आप ऐसे मान लीजिए कि ये माइनस जी m1 m2 ओवर r स्क्वायर जो था इसको मैंने डायरेक्शन के साथ लिख दिया R21 वेयर डायरेक्शन है। तो बच्चों यहां ध्यान रखना है, अगर ये माइनस का साइन आपने लगाया हुआ है जो कि अट्रैक्शन के लिए है, तो ये 1-2 अगर आप यहां लिखते हो तो यहां पे आपने 2-1 लिखना है, अपोजिट होता है। रिपल्सिव फोर्सेस में अगर ये मैं पॉजिटिव के साइन से शो करूंगा तो F12 R12 के साथ ही आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, फोर्स एक्सपीरियंस बाय 1 ड्यू टू 2 इक्वल्स टू माइनस जी m1 m2 ओवर r स्क्वायर एंड द डायरेक्शन बी हियर R21। इसी तरह से अगर मैं बात करूं F21 की तो मेरे पास बिल्कुल इसका उल्टा मिल जाएगा। मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। तो अपोजिट के लिए ये जो वेक्टर नोटेशन है या जो डायरेक्शन है यूनिट वेक्टर के टर्म्स में सिर्फ ये उल्टी होती है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं ये मेरे अलग तरीके से लिखे जाएंगे। फोर्स की डायरेक्शन अलग है तो ये भी मेरे अलग तरीके से लिखे जाएंगे। यहां से मैं प्रूफ भी दे सकता हूं, कह सकता हूं क्या? F21 इक्वल्स टू माइनस F12। इट मींस जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस का कॉन्सेप्ट है वो एक्शन रिएक्शन वाला कॉन्सेप्ट है। अगर मेरे ऊपर कोई बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है तो उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स मैं उस बॉडी के ऊपर लगाऊंगा। आप भी देख सकते हैं कि मैं अगर मान लीजिए खड़ा हुआ हूं तो जितने भी ग्रेविटॉन हैं, ग्रेविटॉन को बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग क्या कह सकते हैं, जितनी भी बॉडीज हैं वो सारी बॉडी मेरे ऊपर फोर्स लगा रही होंगी, मैं उन सब बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा हूंगा। मैं अगर यहां पे खड़ा हूं, इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब नेट फोर्स 0 है, यानी जितना फोर्स मैं सबके ऊपर लगा रहा हूं उतना ही वो सब मेरे ऊपर लगा रहे हैं। डायरेक्शन दोनों की अपोजिट अपोजिट है। अल्टीमेटली मेरे ऊपर नेट फोर्स 0 है। फोर्सेस तो बहुत सारे हैं लेकिन नेट फोर्स कितना है? 0 है। इसलिए मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट प्लैनेटरी मोशन में है। मान लीजिए मैं अर्थ लेता हूं तो अर्थ के ऊपर मून भी फोर्स लगा रहा है, जुपिटर भी लगा रहा है, सन भी लगा रहा है, मार्स भी लगा रहा है। इसी तरह से अर्थ भी इन सबके ऊपर लगा रही है, लेकिन नेट फोर्स अर्थ के ऊपर कितना है? 0 है। अल्टीमेटली अर्थ अपनी जगह पे है। अब इसको मैं ऐसे भी समझ सकता हूं कि मान लीजिए मैंने ये फिंगर को हल्का सा ऐसे मूव किया तो नो डाउट यूनिवर्स के हर प्लैनेट, हर बॉडी को मैंने क्या किया हुआ है? मूव किया हुआ है। ये अलग बात है कि मेरी बॉडी जो मेरी फिंगर थी इसका मास कम था, इसलिए इसमें डिस्प्लेसमेंट मुझे ज्यादा दिख रहा है। बाकी बॉडीज में डिस्प्लेसमेंट तो हुआ लेकिन वो इतना कम था कि मैं उसको देख नहीं पा रहा हूं, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई आपसे कहता है कि क्या तू अपनी एक उंगली से यूनिवर्स को हिला सकता है, तो बिल्कुल आप अपनी उंगली से पूरे यूनिवर्स को हिला सकते हैं, लेकिन वो हिलेगा इतना कि हम सब लोगों को दिखाई नहीं देगा।
तो दैट इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू। अब डियर स्टूडेंट्स मैं ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड कुछ फीचर्स के बारे में बात करूंगा, यानी इसकी जो स्पेशलिटीज हैं उनके बारे में मैं बात करूंगा। देखिए वैसे तो बहुत सारी आप जानते ही हैं, यहाँ सारी लिस्ट कर रखी है। जब भी आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं आगे समझ लीजिएगा, आप नीट की तैयारी कीजिएगा, आप यूपीएससी की तैयारी कीजिएगा, आप जेईई की तैयारी कीजिएगा, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं और ये बात जीवन में समझ लीजिए। आप एक ही चीज को 10 बार बिल्कुल मत पढ़िए, लेकिन आप पहली बार जब भी पढ़ते हैं पूरे फोकस के साथ पढ़िए, पूरे तरीके से पढ़िए, उसमें से कुछ भी मत छोड़िए। तो आई मेक गारंटी डियर स्टूडेंट्स, जितने भी कॉन्सेप्ट्स 11th 12th के मैं यहां डिलीवर करने वाला हूं उनसे फर्क कुछ भी नहीं बचेगा। बड़ा सोच समझ के सारे नोट्स मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हुए हैं, सारी चीजें इसके अंदर आपको मिल जाएंगी, बस आपको कीन ऑब्जर्वर होकर के इनको पढ़ना है, बीच बीच में रिवाइज करते रहेंगे। तो देखिए जो कलरफुल नोटेशन हमने दिया है इसकी हेल्प से रिवीजन बहुत आसान होगा, बहुत जल्दी से आप रिवाइज कर पाएंगे। तो देखिए पहली जो फीचर है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम। डियर स्टूडेंट्स ये इंटरवेनिंग मीडियम का क्या तात्पर्य है यहाँ पे वो जरा समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बॉडी ये है, दूसरी बॉडी ये है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, सेंटर टू सेंटर डिस्प्लेसमेंट r है। अब इनके बीच का जो फोर्स है वो बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा कि मैंने इनके बीच में हवा भर रखी है, यहां पानी भर रखा है, यहां मैंने लोहा भर रखा है। दोनों बॉडीज के बीच में कौन सा मीडियम है, कैसा मीडियम है, इस बात के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड नहीं करेगा। इसी को कहा है मैंने इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरवेनिंग। इंटरवेनिंग का मतलब इन दोनों के बीच का मीडियम जो है उसको मैंने कहा हुआ है म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्सेस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम ले रहे हैं, द म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन टू बॉडीज आर इक्वल एंड अपोजिट। अभी मैं बता के चुका हूं, हर बॉडी एक दूसरी बॉडी के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाती है, डायरेक्शंस अपोजिट होती है, अलग अलग बॉडी पे लग रहे होते हैं, इसलिए ये एक्शन रिएक्शन पेयर का काम करते हैं। इसका मतलब न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो उसको बड़े आराम से फॉलो करेंगे। दैट इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक की बात करना चाहूं तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्ट्रिक्टली होल्ड द पॉइंट मासेस। यस एब्सोल्युटली, हम यहां पे बड़ी बड़ी बॉडीज की बात कर रहे हैं, लेकिन बिगनिंग से ही मैंने आपको बताया कि एग्जैक्टली द फील्ड पार्टिकल्स बिहाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेविटॉन। तो ग्रेविटॉन जो है वो अपने आप में बहुत ही छोटे साइज की बॉडी को हम लोग कहते हैं। तो पॉइंट साइज बॉडीज के लिए हमने ये निकाला है। ये एक अलग बात है कि पॉइंट साइज लेने के बाद हम लोग कुछ मैनिपुलेशंस हम लोग कर सकते हैं, कुछ एजम्पशंस हम लोग ले सकते हैं, और जो बड़ी बड़ी बॉडी हैं जैसे अर्थ और मून है उनके लिए भी हम लोग इसी फॉर्मूले को यूज कर पाएंगे, इसी फॉर्मूले से निकाल पाएंगे। नेक्स्ट है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पॉइंट मासेस इज सेंट्रल फोर्स, यानी सेंटर से सेंटर की तरफ काम करेगा, एंगुलर पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। अब देखिए एंगुलर पोजीशन का कॉन्सेप्ट क्या है, एक मास ये, दूसरा मास ये, इन दोनों के बीच में फोर्स F। अब अगर मैं सिचुएशन थोड़ी चेंज कर दूं, पहला मास तो अपनी ही जगह पे, दूसरा मास मान लीजिए यहां पे आ गया, बशर्ते इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है, तो जितना फोर्स पहले लग रहा था अभी भी उतना ही लगेगा। यानी एंगुलर पोजीशन अगर शिफ्ट हो गई है किसी बॉडी की तो उससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। पॉइंट नंबर 5 है द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। यस एब्सोल्युटली, ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो होते हैं वो हमारे पाथ डिपेंडेंट नहीं है, वो डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट है। यानी दोनों बॉडी के सेंटर टू सेंटर जो मिनिमम डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करते हैं, वो पाथ डिपेंडेंट नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट है कंजर्वेटिव फोर्सेस का। कंजर्वेटिव फोर्सेस हम लोग ऑलरेडी पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। जिन फोर्सेस का वर्क डन डिपेंड करता है पाथ के ऊपर दे आर नॉन कंजर्वेटिव, और जिन फोर्सेस का वर्क डन डिपेंड नहीं करता पाथ के ऊपर दे आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम बात करें, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज। यस एब्सोल्युटली, समझने वाली बात है, जरा समझते हैं हम लोग, है तो आसान सी लेकिन फिर भी एलोबरेट करना चाहेंगे।
डियर स्टूडेंट, दो बॉडी हैं ये वाली, इन दोनों के बीच में मान लीजिए फोर्स लग रहा है F1। तो अब इनके सराउंडिंग में कोई दूसरी तीसरी बॉडी है या नहीं है? इन बॉडीज का कोई भी इफेक्ट इस फोर्स F1 पे नहीं पड़ेगा। इन दोनों के बीच का फोर्स है ये F1 ही लगता रहेगा। मैं इसके सराउंडिंग में या इसके सराउंडिंग में कोई भी बॉडी रख दूं या ना रख दूं, यही बात समझाई हुई है पॉइंट नंबर 6 में। Dear students, next thing, that is principle of superposition of gravitational forces. That's a very simple concept, dear students. क्या है वो? ये कहता है भैया फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो किसी एक बॉडी के ऊपर अगर आपको नेट फोर्स निकालना है तो क्या करोगे? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाओगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है? सिंपल सा, सारे फोर्सेस को लो, वेक्टर सम कर दो, बस ये कहलाता है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। अब मैं मान लीजिए ये कहता हूं कि ये बॉडी नंबर 1 है। इस बॉडी नंबर 1 के ऊपर लगने वाले फोर्सेस, सपोज ये वाली बॉडी लगाती है F1, ये वाली लगाती है F2, ये लगाती है F3, ये लगाती है F4, सपोज ये लगाती है Fn। अब अगर मैं बॉडी नंबर 1 के ऊपर टोटल फोर्स की बात करूंगा तो मुझे F1, F2, F3, F4, Fn इन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम निकालना होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये चीज हमने यहां पे लिख रखी है। Fr रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 Fn, जितने भी फोर्सेस लग रहे हो। अब इसको मैं यहां समेशन की फॉर्म में लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं? समेशन I इक्वल टू n से लेकर के 1 तक। I 1 से शुरू हुआ था, n तक खत्म हुआ था, तो लिमिट्स हैं 1 से n तक, साथ में दैट इज Fi। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? अब Fi निकालने के मेरे पास तरीके हैं, अलग अलग तरीके से मैं इसको निकाल करके दे सकता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट है मेरा ग्रेविटेशनल फोर्सेस को लेकर के। अब आगे बढ़ना चाहूंगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात यहां डायग्राम के थ्रू भी समझा रखी है। मान लीजिए मेरा सेंटर में एक मास M1 है, इसके ऊपर M2, M3, M4 डिफरेंट फोर्सेस लगाएंगे, सबकी डायरेक्शन भी शो कर रखी है। मुझे अगर नेट फोर्स निकालना है तो मैं इन सारे फोर्सेस की जो वैल्यूज हैं along their directions यहां पे ऐड कर दूंगा। माइनस का साइन सबसे बाहर इसलिए निकाल रखा है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं, सारे के सारे कैसे होंगे? अट्रैक्टिव ही होंगे नेचर में। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बड़ा मजेदार सा है, ग्रेविटेशनल शील्डिंग। हाँ देखिए, किसी भी स्फेरिकल बॉडी के सेंटर पे अगर मैं कोई मास रख देता हूं तो उसके ऊपर फोर्स 0 होता है, ये बात ठीक है। चलिए, ये मेरे पास स्फेरिकल शेल है, शेल तो समझते हैं, खोखला गोला। ये कोई मेरे पास खोखला गोला है, इसके सेंटर पे अगर मैं कोई बॉडी रख दूं तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा 0 होगा, बिल्कुल क्लियर है। ये फ्रिगमेंट फोर्स लगाएगा, ये फ्रिगमेंट फोर्स लगाएगा, ये फ्रिगमेंट फोर्स लगाएगा, सबकी डायरेक्शन अलग अलग होंगी, अल्टीमेटली ये सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहां तक ठीक है। लेकिन अगर मैं बाहर कोई बॉडी रखता हूं तो ये बॉडी निश्चित रूप से इसके सेंटर पे फोर्स लगाएगी, यानी मैं स्फेरिकल शेप की कोई बॉडी लेकर के इसको शील्ड नहीं कर सकता, इसको किसी दूसरे ग्रेविटेशनल फोर्स से बचा नहीं सकता। अब डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अजीब आपको इसलिए लग सकता है क्योंकि जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं, चार्ज की बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की बात करते हैं, मैग्नेटिक फोर्सेस की बात करते हैं, तो वहां शील्डिंग पॉसिबल है, वहां शील्डिंग हो जाती है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्सेस के केस में शील्डिंग पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा अभी ये समझ में ना आ रहा हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बना लीजिए कि ग्रेविटेशनल शील्डिंग पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये भी समझ लीजिए कि किसी भी हॉलो स्फीयर के सेंटर पे अगर मैं बॉडी रखता हूं तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या होगा? 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि इस शेल को डिफरेंट फ्रेगमेंट्स की बनी हुई मैं मान सकता हूं, हर फ्रेगमेंट इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, सबकी डायरेक्शंस अलग अलग होंगी, एक दूसरे को काउंटर करेंगे, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था शील्डिंग को लेकर के। ग्रेविटेशनल फोर्सेस की शील्डिंग पॉसिबल नहीं है। अब डियर स्टूडेंट्स, एज यूजुअल एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं और क्लास को ओवर करते हैं। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे और इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव। नो डाउट डियर स्टूडेंट्स, फीडबैक आपको जरूर देना चाहिए। क्लास में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या बात समझ आई, क्या नहीं आई,
एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्या कहता है? द मास ऑफ प्लैनेट जुपिटर। जुपिटर का मास दे रखा है, किलोग्राम में दे रखा है, बात खत्म। इसके बाद में मास ऑफ सन, अगेन मास ऑफ सन जो है वो मेरे को किलोग्राम में दे रखा है, बात खत्म। ऐसा ही सिस्टम में ठीक है। अब दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो मेरे को मीटर में दे रखा है, ये भी ठीक है। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स विच सन एक्सर्ट्स ऑन जुपिटर, यानी सन लगा रहा है किसके ऊपर? जुपिटर के ऊपर। ये फोर्स निकालना है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भैया। क्या? F इक्वल्स टू G m1 m2 ओवर r स्क्वायर। R मेरे को डायरेक्ट दे रखा है, m1 क्या है? सन का मास है, m2 क्या है? जुपिटर का मास है, G यूनिवर्सल है, फोर्स निकल जाएगा। अब डायरेक्शन की बात है, ऑब्वियसली सेंटर टू सेंटर डायरेक्शन होती है। अगर मैं जुपिटर के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, किसकी वजह से? सन की वजह से, तो टुवर्ड्स सन होगी, सिंपल। अगर मैं सन के ऊपर फोर्स निकाल रहा हूं, किसकी वजह से? जुपिटर की वजह से, तो किधर होगी? टुवर्ड्स सेंटर ऑफ जुपिटर होगी। दैट्स द कॉन्सेप्ट। फिर आगे क्या कहता है? वो आगे कहता है एज्यूमिंग दैट जुपिटर मूव्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द सन, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द जुपिटर। अब ठीक है भैया, ये सन ले लो और सन के चारों तरफ ये जुपिटर लो और जुपिटर को घुमा दो। ये मानते हुए सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है इसकी वेलोसिटी। तो अभी 2 मिनट पहले हम लोग मून के केस में निकाल के चुके हैं। क्या पढ़ा था जी हमने पढ़ा था Gm1 m2 ओवर r स्क्वायर इक्वल्स टू mv स्क्वायर। अब ये m जो है, जो भी बाहर घूम रहा है, मान लो जुपिटर घूम रहा है, तो ये जुपिटर का मास है और यहां भी एक जुपिटर का मास होगा, तो जुपिटर के मास से जुपिटर का मास कैंसिल आउट हो जाएगा। आप यहां से v स्क्वायर निकाल के दे सकते हैं, उसको स्क्वायर रूट करेंगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। एक दूसरा तरीका और भी था, क्या था? अगर मैं इसकी सरकमफ्रेंस को 2 पाई r कंसीडर कर लूं तो टाइम पीरियड से डिवाइड करते ही मुझे वेलोसिटी मिल जाती है। तो इट्स योर चॉइस, आप दोनों में से कोई भी चीज एडॉप्ट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको एग्जाम में कैसे लिखना है, करेक्ट आंसर क्या है, ये आगे हमने दे रखा है, आप यहां से देख लेंगे। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आपको असाइनमेंट की फॉर्म में आप उनको करेंगे। अगर आपसे नहीं बनेगा, कोई दिक्कत होगी तो जरूर मेरे को व्हाट्सएप करेंगे या डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट था, मैं हटाऊं इसको, देखिए ये आपके पास आ गया। ये सेम कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ पे डाला, फॉर्मूला डाला, कैपिटल M स्मॉल m, जो बड़ा मास है उसको कैपिटल M कह दिया, छोटे मास को स्मॉल m कह दिया, इस तरह से निकल के आ गया। अब मैं बात करता हूं तो यहाँ पे वही mv स्क्वायर ओवर r इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हमने डाला। यहाँ से v की वैल्यू निकाली, स्क्वायर रूट rf ओवर m, m से m तो कैंसिल आउट होना ही है, तो डियर स्टूडेंट्स ये निकल के आ गया। अब देखिए, नो डाउट जो हमारा एग्जांपल नंबर 4 है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, यहाँ से काफी सारी चीजें क्लियर होंगी, तो यू हैव टू अटेम्प्ट इट। आपसे होता है बहुत अच्छी बात, नहीं होता तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, सिंपली मेरे को व्हाट्सएप करना है, या ज्यादा बच्चों का व्हाट्सएप मेरे पास आ जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको पहले सॉल्व करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। थैंक्स अ लॉट, कीप सेफ, बी सेफ।